जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने आज मॉडल पेपर भौतिक विज्ञान का फर्स्ट लेकर आया हूँ, सेट नंबर 1। आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आप फास्ट के चक्कर में आप बहुत कुछ उससे ज़्यादा खो देंगे। हम पूरा का पूरा हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का उठा के लाया हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगा है ये बनाने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों को जो दोस्त हो वो भी पढ़ लें। तो चलिए देखते हैं हमारा ये जो मॉडल पेपर है इसमें देखिए हर टाइप का क्वेश्चन है। जैसे बोर्ड में आप बैठते हैं बस वैसे ही है क्वेश्चन है। ऐसे विभव प्रवणता क्या होता है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इससे आप लोग पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। हर एक बुक का पूरा बुक का निचोड़ आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसी बहाने 5 नंबर के क्वेश्चन और ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। हम पूरा कार्ड डिस्कस नहीं करेंगे, ये पार्ट 1 छोटा छोटा वीडियो रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विभव प्रवणता क्या राशि है। विभव प्रवणता की राशि क्या होती है, ये आप लोगों को दिया रहेगा, इसमें आप लोग मत उलझिएगा। खंड इसके खंड कुछ दिए गए हैं और कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है विभव प्रवणता की राशि क्या होती है। तो विभव प्रवणता की राशि पहले यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि विभव प्रवणता होता क्या है। विभव प्रवणता dV/dr होता है, विभव प्रवणता कहते हैं। और ये जो इसकी राशि होती है ये सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कह रहा है विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा। देखिए, हम ये नहीं आप लोगों को रट्टा नहीं मरवा रहे हैं कि ये ऑप्शन ये सही है, नहीं। हम पूरा का पूरा इसको निचोड़ बताएंगे ताकि अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को आ जाए। तो विशिष्ट चालकता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। विशिष्ट चालकता होता क्या, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो विशिष्ट चालकता हम प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को। तो हमारा जो रो वो प्रतिरोधकता है, तो रो इक्वल टू क्या होता है? RA/L होता है। R का मात्रक क्या होता है? ओम। R का मात्रक क्या होता है? ओम। और एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और इसका लेंथ का होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, हमारा जो आया ओम मीटर। अब ध्यान से देखो, ये हमारा प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, लेकिन हमको इसका व्युत्क्रम चाहिए। तो हमारा सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1/ओम मीटर। अब जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ओम मीटर के पावर -1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि L/R। देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, L/R का विमीय सूत्र क्या होता है। तो L/R, L क्या होता है? प्रेरकत्व होता है और R हमारा रेजिस्टेंस होता है। अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला पहले L का डायरेक्ट अगर देखें कि L का मात्रक क्या होता है, तो L का जो हमारा मात्रक होता है वो होता है वोल्ट इंटू सेकेंड अपान एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, और जो हमारा R होता है इसका भी मात्रक होता है वोल्ट अपान एम्पियर। क्योंकि देखिए B इक्वल टू क्या होता है? IR। तो R इक्वल टू क्या होगा? B/I। तो B का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, यही हो गया। अब कह रहा है इसका रेशियो चाहिए, तो रख देते हैं भैया इसका रेशियो। लो, ये हो गया L का वोल्ट इंटू सेकेंड अपान एम्पियर। ठीक है, नीचे R का मात्रक क्या होगा? वोल्ट अपान एम्पियर। ठीक है, एम्पियर एम्पियर कट गया, वोल्ट वोल्ट कट गया, क्या आया ऊपर? सेकेंड आया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो L/R का जो मात्रक आया वो सेकेंड है। अब इस सेकेंड का हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो डायमेंशन फार्मूला को हम डायरेक्ट T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। अब कभी कभी ऑप्शन में मान लो अगर ये ना हो, अगर ऐसे दिया हो कि M0 L0
टी, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारा आंसर सही होगा क्योंकि ये मतलब 0 है। तो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? चलो बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन समझते हैं फिर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। सपोज करो कि हमारा जो एक लाइट है, ठीक है, एक लाइट ऐसे मतलब अपवर्तनांक है ना, अपवर्तन कैसे होता है? नीचे चला जाता है। तो सपोज करिए कि ये N2 है और ये N1 है, एक वर्णीय है, मतलब N1 का मान लीजिए कि 1 है, अपवर्तनांक कितना है? 1 है, ये वायु के लिए है, ठीक है, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपको दिया है 1.5, ठीक है, और यहाँ पे हमको लैम्डा वन दिया है, लैम्डा वन, यहाँ लैम्डा वन प्रवेश किया तो लैम्डा वन इक्वल टू आपको दिया है 600 नैनोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है सर, नैनोमीटर को आप मीटर में बदल लो तो 600 नैनो मतलब 9 होता है, लो भैया 9 हो गया, लेकिन -9 होता है, मीटर में बदल लिए। लैम्डा 2 पूछ रहा है, देखो लैम्डा 2 ही पूछ रहा है, कह रहा है अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य कितना होगा, इस माध्यम में तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, तो निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, स्नेल के नियम से N2 अपॉन N1 इक्वल टू होता है लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। अब लैम्डा 1 का मान तो दिया है, लैम्डा 2 का मान निकालना है, तो लैम्डा 2 को इधर कर देंगे, या N2 का मान कितना है? 1.5 और N1 का मान है 1 और लैम्डा 1 का मान है 600 गुणे 10 के पावर -9 अपान लैम्डा 2। लैम्डा 2 को इधर भेजेंगे तो लैम्डा 2 इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 गुणे 10 के पावर -9 अपान 1.5, ठीक है। अगर दशमलव को हटाएं और यहाँ 0 लगा दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 0 और बढ़ जाएगा, गुणे 10 के पावर -9 और बटे हो जाएगा 15। 15 से कट जाएगा ना 60, देखिए 15 से 60 कट जाएगा, 15 का नाम 15, 15 चौके 60। हमारा जो आंसर आ गया वो 400 × 10⁻⁹। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो 10 के पावर -9 को हम नैनोमीटर पढ़ते हैं, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि 400 नैनोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। ठीक है सर, देखो ये क्वेश्चन आपको इसे समझना है कि जब आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति होती है, तो आज के मतलब ये आधुनिक मतलब आज की जो जनरेशन है उसमें ये माना जाता है कि जो हमारा प्रकाश की प्रकृति होती है ना, वो कण और तरंग प्रकृति दोनों होती है। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस के, तो उन लोगों ने बताया था कि हमारा जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कण भी होती है और तरंग भी होती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 3 होगा। ठीक है, चा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है। अब उससे पहले हम कुछ समझा देते हैं आपको। देखो अर्धचालक क्या होता है अभी हम बताएंगे, उसमें बाद में हम डिस्कस करेंगे कि NPN PN जंक्शन क्या होता है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है अर्धचालक में तो 2 चीज़ उसमें होते हैं, एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन। सर ये कोटर क्या होता है? कोटर मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा मतलब देखे हो गड्ढा, कोटर मतलब क्या होता है? गड्ढा। तो हमारा अर्धचालकों में जो विद्युत चालन होती है, मतलब विद्युत को चलने वाली, विद्युत चालन मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का बहना। तो जो इलेक्ट्रॉन बहता है उस विद्युत चालन में, उस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। अब हम खंड बा में चलते हैं। कह रहा है गतिशील आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो ध्यान से देखो, इसका आंसर भी हम लिख देते हैं। हमारा जो गतिशील आवेश होता है, ध्यान से सुनो, गतिशील आवेश से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो हमारा जो गतिशील आवेश है, गतिशील आवेश ऐसे लिख देना, डायरेक्ट आंसर लिख देना।
हम पूरा लिखने के तरीका भी बता दे रहे हैं। यहाँ लिख देना गतिशील आवेश के कारण, गतिशील, देखिए यहाँ 1 नंबर का है क्वेश्चन, तो ये नहीं है कि आपको पूरा पेज भरना है, नहीं, तो ऐसे लिख देना गतिशील आवेश से विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ चुका है पहले अध्याय में ही कि जो हमारा आवेश के कारण होता है, ओरेस्टर ने बताया था। ओरेस्टर ने ये बताया कि जब हम कोई आवेश प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय धारा मिलता है। और विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब विद्युत धारा मतलब किसी आवेश को लाया जाता है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि प्लस होता है, प्लस से बाहर की तरफ जाते हैं जो विद्युत क्षेत्र होते हैं, और माइनस क्या होता है, अंदर की ओर आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2 क्या प्रदर्शित करता है, इसका मात्रक भी लिखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2, पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट को कहते हैं चुंबकशीलता। क्या कहते हैं, चुंबकशीलता, ठीक है, चुंबकशीलता, शीला नहीं है भैया, चुंबकशीलता है। और हमारा जो एप्सिलॉन नॉट है उसको हम कहते हैं विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। अब बहुत लोग जो नहीं इसका नाम वो रख देंगे, अपने लड़कन बच्चन के नाम रख देंगे चुंबकशीलता और विद्युतशीलता, है ना। तो अब देखो जो हमारा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होता है, हमारा एक फार्मूला होता है कि C = 1/√, में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फार्मूला होता है। और जो C होता है, C को क्या होता है, C प्रकाश का चाल है, और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में। लेकिन तो सर क्या ये चीज़ यही दिख रही है, अगर बाबू इसको उठा के हम नीचे पटक दें तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या को ऐसे √2 लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि 2 की पावर 1/2। अगर ऐसे लिखा हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस पे पूरा 1/2 हो तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, और 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में किसके बराबर होता है, ये C के बराबर होता है, C के बराबर होता है ना, मिल गया हमारा। लेकिन ये कह रहा है प्रदर्शित कर दिया, इसका मात्रक भी लिखो। तो C का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मिल गया आंसर। तो इसका जो मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल का मात्रक यही तो होता है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया, ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि लॉरेंस बल किसे कहते हैं। देखिए हमारा जो आंसर है दूसरे का गा, उसमें क्या कह रहा है, लॉरेंस बल किसे कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे लॉरेंस बल, ऐसा आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे मत लिखना, नहीं तो हमारा राइटिंग ऐसे है तो आप लोग ऐसे लिख दो एकदम सेम टू सेम, अरे भैया आप लोगों का राइटिंग होगा, ठीक है। लॉरेंस बल किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। हम जब कोई आवेशित कण कुछ भी हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र में कोई, हाँ लॉरेंस बल जैसा हम लोगों ने उसमें विद्युत बल पढ़ा था, तो उसमें हम गतिशील आवेश लेकर आए थे चुंबकीय क्षेत्र, उसमें विद्युत क्षेत्र में। लेकिन यहाँ हम क्या करें, लॉरेंस बल किस में आया था, चुंबकीय में। तो हम यहाँ बोलेंगे जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, इस बल को ही लॉरेंस बल कहते हैं। सेम टू सेम उसी का उल्टा है विद्युत क्षेत्र का, लिख देते हैं। देखो लॉरेंस बल क्या होता है, जब किसी आवेशित कण कोसी हो गया, जब किसी रहेगा, है ना, जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है या कराया जाता है तो
आवेशित, तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। इस बल को लॉरेंस या लॉरेंस बल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी, बहुत इजी वे में लिखवा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। लॉरेंस बल क्या होता है? जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसी बल को लॉरेंस बल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का घ कह रहा उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री हो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ध्रुवण। चलो इसको देखते हैं, पढ़ लीजिए आप लोग। उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जिसके लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री हो। तो चलिए उसको देखते हैं, दूसरे का घ। ठीक है, अब समझते हैं कि सर ये ध्रुवण क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखो, जब हम प्रकाश किरण, जब परावर्तन होती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो आप लोग तो वही रटे होंगे, है ना, कि प्रकाश किरण तो उसी माध्यम में चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। दो प्रकाश किरण तो परावर्तन हो गई, लेकिन कुछ प्रकाश एब्जॉर्ब हो जाती है, नीचे हो जाती है। तो कुछ का तो परावर्तन हो गया, लेकिन अगर दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसको अपवर्तन बोलेंगे। तो यहाँ हम पा से परावर्तन बोलेंगे और यहाँ आ से अपवर्तन बोलेंगे। अगर परावर्तन और अपवर्तन के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाए, ध्यान से सुनो, अगर परावर्तन और अपवर्तन कोण के बीच 90 डिग्री हो जाए तो यहाँ जो कोण बनता है उसे कहते हैं ध्रुवण कोण। कोई दिक्कत नहीं, आपको डिफिनेशन भी याद हो जा रहा है। क्या बोला कि परावर्तन और अपवर्तन कोण के बीच में अगर 90 डिग्री हो जाए तो जो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बनता है उसे कहते हैं ध्रुवण कोण। अब स्नेल के नियम आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। स्नेल के नियम, अगर ये आईपी है तो ये भी आईपी हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अब मेरे लाल, मेरे शेर, अब एक क्वेश्चन तुम बताओ, जैसे अगर मैं कह दूं कि ये पूरा एंगल कितना होता है गुरुजी 180, सिंपल सी चीज़ है। तो बाबू अगर मैं कह दूं कि ये 20 है और ये 40 है तो ये कितना होगा? सर जी सिंपल सी चीज़, इसको जोड़ देंगे 20 40 60 हो गया, तो ये कितना होगा? 120 होगा। यही तो सिंपल सी चीज़ है। अब ऐसे ये बताओ, ये 90 डिग्री है, ये पूरा कितना है 90, और ये कितना है आईपी, तो ये कितना होगा? सर जी ये होगा 180 माइनस, है ना, इसको जोड़ देंगे सर जी 90 प्लस आईपी। ठीक है, और 180 में से 90 गया तो कितना होगा? सर जी 90, ये हो जाएगा माइनस आईपी। तो हमारा ये एंगल कितना हो गया? सर ये हो गया 90 माइनस आईपी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो ये N1 है और ये क्या है N2। हम हमेशा मान के चलेंगे कि निर्वात से आ रही है प्रकाश। ठीक है, तो N1 का मान 1 ले लिया और N2 का मान हमें निकालना है। देखो उस माध्यम का, इस माध्यम में आगे ना दूसरे माध्यम का, तो इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। और आईपी ध्रुवण कोण दिया है, आईपी का मान दिया है 60 डिग्री। देखिए ध्रुवण कोण, जिसके लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री हो, तो हमने क्या किया, आईपी का मान दे दिया 60 डिग्री। इंसिडेंट पोलर होता है। ठीक है, अब देखो N1 बटे N2। ठीक है, हम लोगों ने, ध्यान से सुनो, हम लोगों ने स्नेल के नियम में पढ़ा था कि 1N2 इक्वल टू होता है साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तन के नियम यही तो होता है बाबू, स्नेल का नियम। हाँ सर यही होता है। तो जो ये आर होता है ये अपवर्तन कोण अंदर की ओर होता है और ऊपर आई होता है। लेकिन यहाँ 1N2 को अगर मान लीजिए ANG लिखा हो या WNG लिखा हो तो सर जी यहाँ हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसको ऊपर किसको नीचे लिखा जाता है। ध्यान से सुनो, जो पीछे होता है, जैसे G पीछे है ना, तो हम G को सबसे ऊपर लिखेंगे और फिर NW हमेशा एयर के सापेक्ष लिया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मान लीजिए GNW लिखा है तब, तो GNW क्या होगा ऊपर? सबसे पहले NW होगा, फिर NG होगा एयर के सापेक्ष। ठीक है, इस पर भी वो क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ऐसे 1N2 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? N2 अपॉन N1। ठीक है, अब देखो ध्रुवण के केस में
प्रकाश किरण पहले से दूसरे में आ रही है और स्नेल का नियम क्या था कि 1n2 इक्वल टू साइन ए बटे साइन आर, तो क्या होगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n2 बटे n1 इक्वल टू साइन आई। तो साइन आई ना होकर यहाँ IP लिखा हुआ है, ठीक है। और साइन आर का मान कितना है, ये अपवर्तन कोण का मान कितना है, 90 माइनस IP, ठीक है। अब यहाँ देखो n2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा n2 इंटू, अगर हम इसका गुणा कर दें तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस IP इक्वल टू n1 का मान 1 है क्योंकि निर्वात हमने मान लिया है, ठीक है। तो इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन IP, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये हो जाएगा n2। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉज थीटा, तो ये कॉज IP इक्वल टू साइन IP हो जाएगा। और n2 इक्वल टू क्या होगा, बटे करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन IP अपान कॉज IP। साइन IP बटे कॉज IP क्या होता है, tan IP। अब देखो n2 का मान आ गया सर जी tan IP, और आपसे पूछा क्या है, अपवर्तनांक ही पूछा है, ध्रुवण कोण का मान दिया हुआ है, तो कितनी सिंपल सी चीज़ है, लो भैया निकाल लो। n2 का मान हो गया tan 60 डिग्री, और सर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है दूसरे का अंगा, ये कह रहा है nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा। कोणीय संवेग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, L। कोणीय संवेग को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बोहर ने एक परमाणु मॉडल दिया था, बोहर ने, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था कि जब किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, सपोज करिए हमारा न्यूक्लियस नाभिक है और इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 1, n बराबर 1 कक्षा के लिए, n बराबर 2 कक्षा के लिए, ऐसे ऐसे डॉट 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 n बराबर n कक्षा के लिए हम बात कर रहे हैं। तो बोहर का परमाणु मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाता है या घूमता है, चक्कर लगाता है, जिसमें जिसका कोणीय संवेग L h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। पूर्ण गुणज का मतलब ये होता है कि दशमलव फसमलव नहीं, पूर्ण गुणज मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। अगर ये किसकी बात कर रहा है, देखो ये हमारा बात कर रहा है n कक्षा के लिए, तो n कक्षा के लिए यहाँ n कक्षा के लिए क्या होगा, देखो यहाँ 1 था तो यहाँ 1 है, n कक्षा के लिए तो यहाँ NH हो जाएगा बटे 2 पाई, और जहाँ लिख देना, जहाँ n 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, अरे सॉरी डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ओह सॉरी ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन है खंड सा में, ये जो क्वेश्चन दिया है डिवीजन तथा जर्मन, ये क्वेश्चन इस आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको काट दिया गया है। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। तो चलो भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप लोग तो रटे होंगे एकदम, उसको तो एकदम मुझवानी है, इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको हम बोल दे रहे हैं। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेश, हमारा क्या होता है, 2 बिंदु होता है, 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल तथा किन्हीं एक आवेश तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, बीच की दूरी क्या होती है 2L, और किसी एक आवेश तो क्या होगा Q × 2L, यही तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका मात्रक भी देख लेते हैं, Q का मात्रक होता है कूलाम और L का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सर जी हम तो क्वेश्चन दे ले बा तो क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनो। कह रहा है इलेक्ट्रॉन है, लो भैया इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इसकी बीच की दूरी आपको दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम।
गुरुजी एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है बबुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, किसी एक आवेश चाहे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अगर आवेश देखोगे तो सेम होता है, बस माइनस प्लस का खेला होता है, लेकिन माइनस इसमें लिखा नहीं जाता। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10 के पावर -19 हो गया। ठीक है सर, अब 2L L का मान कितना होता है, L का मान दिया है सर, कितना दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, लेकिन एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में बदल लिया तो गुणे 10 के पावर -10 हो गया। जब इसको हम काटा पीटा करेंगे ना, तो इसका हमारा जो डायरेक्ट आंसर आएगा, हम लिख दे रहे हैं, इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0.848 × 10⁻29 कूलाम मीटर। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कह रहा है एसआई पद्धति में L/R का मात्रक लिखो। ध्यान से सुनना, मात्रक लिखोगे 1 नंबर पा जाओगे, बीमा लिखोगे 1 नंबर पा जाओगे, दोनों मिला के 2 नंबर आप बल्ले बल्ले। तो चलिए यहीं आपका 2 नंबर हम दिलवा दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है एसआई पद्धति में L/R का मात्रक बताइए। तो L क्या होता है, L होता है प्रेरकत्व। क्या होता है, प्रेरकत्व होता है। और R क्या होता है भैया, प्रतिरोध होता है। अभी जस्ट लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, L क्या होता है प्रेरकत्व और R क्या होता है प्रतिरोध। हमारा जो टाउ होता है, टाउ मतलब जानते हो समय नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। टाउ का जो L/R का जो रेशियो होता है वो टाउ कहलाता है, समय नियतांक। अब बबुआ ये बताओ, इसका मात्रक पूछा है ना, तो समय होता है समय, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो सेकंड का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, टी। तो लो यही बता दे रहे हैं, इसका मात्रक L/R का जो मात्रक होगा वो होगा सेकंड। ठीक है साहब, और L/R का मात्रक क्या होगा सेकंड, और L/R का बीमा क्या होगा, सेकंड का बीमा क्या होगा टी। खत्म कहानी। कभी कभी इसको ऐसे भी थोड़ा सुन्नर के लिख दिया जाता है, m के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 1। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। ठीक, जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 60 वर्ष है, तो इसका क्षय नियतांक ज्ञात करो। मेरे शेर देखो, रेडियो एक्टिव वाला क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे कि जो हमारा अर्ध आयु होता है, अर्ध आयु को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्षय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्षय नियतांक को। क्षय नियतांक को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। हमारा जो T होता है, T का फार्मूला होता है 0.693 बटे लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं खे गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे शेर यहाँ देखो, अर्ध आयु आपको 60 वर्ष दिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं है। हमारा जो रेडियो एक्टिव की अर्ध आयु 60 वर्ष है। ऐसी चीज़ है, आपको लैम्डा का मान दिया है, लैम्डा का मान दिया है क्षय नियतांक। सर जी लैम्डा का मान नहीं दिया है, हमको टी का मान दिया है, अर्ध आयु 60 वर्ष है। तो हम सिंपल सी चीज़ करेंगे, लैम्डा को इधर भेज देंगे और टी को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 0.693 अपान 60 आ जाएगा। अब देखो इसका भाग कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको दशमलव को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि दशमलव वाली बहुत चीज़ अशुभ माना जाता है ना। तो दशमलव के इधर 3 अंक है, तो 3 अंक नीचे कर दो, तो ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको ऐसे भी ले सकते हो 693 गुणे, क्योंकि इसका भाग आपको देने में दिक्कत होगी, तो आप सिंपल सी चीज़ करो, इसको 10⁴ कर दो। ठीक, अब 6 का भाग कर दो, देखो 6 का नम 6, 6 का नम 6, बचा 3, तो 6 पंचे 30, बचा कितना, देखो 3 बचा, तो अब 0 6 पंचे 5 गया, इंटू 10⁴ ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कह रहा है एंड गेट की सत्यता सारणी प्रतीक और चिन्ह दिखाइए। चलिए इसी में हम आपको पूरा गेट ही बता देते हैं। हमारा जो एंड गेट होता है, देखो ध्यान से सुनो, एंड गेट की बात कर रहे हैं, एंड गेट। हमारा जो एंड गेट होता है वो डी के आकार का होता है, अंतिम वाला जो है ना वही लिख दो। ये क्या होता है, डी के आकार का। इसमें 2 निवेशी होते हैं, निवेशी मतलब इनपुट, ठीक, और यहाँ पे एक आउटपुट होता है वाई। ले लेते हैं ए
और ये बी। तो इसको मैंने प्रतीक, ये क्या हो गया, प्रतीक हो गया। 1 नंबर आपको मिल गया, लो 1 नंबर आपको मिल गया। एंड में क्या करेंगे, डी वाला पीछे लिख देंगे, हमारा प्रतीक हो गया। अब कह रहा सत्यता सारणी बताओ, यही इंपॉर्टेंट है, सत्यता सारणी ही। तो परिपथ, पहले हम आपको परिपथ बताते हैं, क्योंकि बिना परिपथ को आप लोग नहीं बना पाएंगे, परिपथ बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए देखिए, परिपथ बना दिए, ये एंड गेट का, लो भैया बना दिए। यहाँ पे एक ढुकढुकिया बल्ब लगा दिए, लग गया। यहाँ हम एक बैटरी लगा दे रहे हैं, लगा दिए भैया। इसका नाम ए और इसका नाम बी। आपने बाइनरी नंबर तो पढ़ा होगा, 0 और 1। 0 निम्न होता है और 1 क्या होता है, उच्च। ठीक, इसका मतलब होता है खुला और इसका मतलब होता है बंद। इसके केस में बता रहा हूँ। अब मैं सत्यता सारणी बना रहा हूँ, ऐसे करना आप लोग, सिंपल सी चीज। ठीक, 1 2, यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे हमारा आउटपुट वाई। ये हमारा आउटपुट वाई है। आपको बताना है कि हमारा बल्ब जलेगा कि नहीं। अगर मैं कह दूं, देखो कॉम्बिनेशन बनाओ, 0 0 0 1 1 0 1 1, और कुछ बचा ही नहीं कोई पेयर। ठीक, अब यहाँ देखो 0, ए का मान अगर 0 हो, मतलब ऐसे खुला हो, तो क्या लाइट जाएगी बाबूआ? जब यहीं खुल गया तो लाइट कूदेगी कैसे? नहीं कूदेगी ना, तो खत्म। इसका एक मतलब लाइट नहीं जलेगी। लाइट नहीं जलेगी मतलब हमको कितना मिलेगा, 0। अच्छा, अगर ए बंद हो, ए अगर ऐसे बंद कर दें तो ये आके यहाँ रिसिया जाएगा, यहाँ अटक जाएगा, कहेगा हो हम उधरिया जाएँ कैसे? तो जब इधर जाएगा नहीं तो लाइट ये जलेगा ही नहीं। तो क्या हुआ, अगर 0 1 हो तो 0 होगा। ठीक है, अगर ए को बंद कर दिया जाए, यहाँ देखो यहाँ गलती हो गई थी, बी को हमने बंद किया था, यहाँ बी 1 था, बी को इसे बंद किया, ए को खोला, तो आके यहीं अटक गया, उधर ही नहीं जा पाएगा। और जब उधर ही नहीं जा पाएगा तो लाइट जलेगी कैसे? नहीं जलेगा। तो इसलिए इसको 0 आ गया। अच्छा, अब कह रहा है A1 हो। अब A1 मतलब ए को इसे जोड़ दिया और बी को इसे खोल दिया, तो यहाँ तो यहाँ आ जाएगी, लेकिन यहाँ इसे ताकेगी, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, मतलब यहाँ इसे ताकेगी तो उधरिया जा ही नहीं पाएगा, मतलब ये जलेगा ही नहीं बल्ब। तो जब जलेगा ही नहीं तो मतलब ये 0 हो गया। अच्छा, तीसरा केस में 1 1 हो तो इसको इसे लगा दो, इसको इसे लगा दो, लाइट जाएगी, चुप्पे से निकल के जला देगी बल्ब। तो अर्थात 1 का 1 ही हमारा सत्यता सारणी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात। दूसरा क्या है, कह रहा और गेट। देखो और गेट की सत्यता सारणी और प्रतीक बनाइए। और गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। और गेट क्या होता है, और गेट, और गेट मतलब एक समझो एक तीर है भगवान श्री रामचंद्र की और। ठीक, ये है आपका, इसका हम वो बना दे रहे हैं। ठीक, ये है भैया ऐसे और ऐसे, कुल्फी की तरह एकदम, आइस कुल्फी जो खाते हो ना वो वाला कुल्फी। ये वाई है, ये ए है, ये बी है। ठीक, अब देखो आप 1 नंबर तो पा चुके, ये क्या होगा, ये प्रतीक हो गया, ये प्रतीक हो गया, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह हो गया। अब इसकी सत्यता सारणी बनाने से पहले आपको परिपथ बनाना पड़ेगा, परिपथ बना लो। और गेट का परिपथ कैसे बनता है, सिंपल सी चीज़, ऐसे ऐसे कुचुक 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 कुचुक, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, बैटरी लगा दिए, लगा दीजिए सर, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, लगा दिए, चलो। ये वाई है आउटपुट, और ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। ठीक, अब यहाँ पे हम एक सत्यता सारणी बना देते हैं। 3 कॉलम होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे वाई होगा। 0 1 रहता है, 0 और 1, 0 मतलब खुला, 1 मतलब बंद। तो 0 1 1 0 0 1 1 1, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन और नहीं होगा। देखो अगर ए 0 है, ध्यान से सुनना, अगर ए 0 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 1 0 0 1 1 ये मिल गया, यहाँ पे 0 0 होना चाहिए, अब सही है। ठीक है, सब अलग अलग होना चाहिए। देखो 0 0 मतलब कि ये खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, तो लाइट तो ए कैसे जाएगी यहाँ पे, तो इसे रोकेगी, कहेगी ये जाने का रास्ता नहीं है, चलो चलो घूम चलो। इधर से आएगी तो इधर ताकेगी, इधर ये तो नहीं जाने का रास्ता है, तो नहीं जलेगा। तो मतलब हमको आउटपुट कितना मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगा। दूसरे में जाते हैं कि जब हमारा A1 हो, मतलब अगर A1 ऐसे मतलब ऐसे जोड़ दिया, चलो इसे जोड़ दिए, जोड़ दिए।
अब ये समांतर क्रम में है, लाइट जाएगी तो पहले तो वहाँ घुस के जाएगी, ताकि हो तो जाने का रास्ता नहीं है तो लौट जाएगी, कहिए चलो 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 पीछे चलो, लौट के आएंगे इधर इधर, फिर हो हमको तो रास्ता मिल गया, कूद जाएगा कूद जाएगा कूद जाएगा जाएगा जाएगा, हो भरने से जला दिया, मतलब ये लाइट हमारी जल जाएगी, तो ये हमारा 1 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, अगर A 0 हो, मतलब ये इसे खुला हो, ये इसे खुला हो, B 1 हो, B इसको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, सिंपल सी चीज़, लाइट जाएगी, आधा इसमें जाएगी, है ना। अब इधर से ये लौट आएगी, कहेगी हटो हटो, इधर जाने का रास्ता नहीं, इधर लौट आओ, और इधर वाला इधर जाएगा, तो ये रास्ता मिल गया, कूद जाएगा, चलाएगा, लाइट जल जाएगी, मतलब 1 मिलेगा। अब दोनों बंद है तो लाइट जाएगी, आराम से चली आएगी, मतलब 1 का 1 मिलेगा। यही हमारी क्या होगी, सत्यता सारणी होगी, सत्यता सारणी होगी। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बताइएगा कि अगर पार्ट 2 चाहिए तो हम भेज देंगे, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, और अपने दोस्तों के पास शेयर